हेलो बच्चों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित का अनसॉल्व पेपर। और आज हम सॉल्व करेंगे गणित का 5वां सेट जो कि 2023 में आया हुआ है और पेपर का कोड है 822 EA। इससे पहले हमने 4 पार्ट को सॉल्व कर दिया है, यानी 4 सेट सॉल्व हो गए हैं। तो आप सभी सेटों को सॉल्व कीजिए ताकि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी को और भी बेहतर तरीके से पूरा कर सकें। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं ये 5वां सेट 2023 का, कोड है 822 EA। और आज इसका पहला पार्ट है, तो इसमें हम जो OMR शीट पर आधारित प्रश्न होते हैं हम केवल उन्हें सॉल्व करेंगे। इनकी कुल संख्या 20 होती है, यानी OMR शीट पर आने वाले प्रश्नों की टोटल तादाद 20 है। और यहाँ पे साथ में आपको एक सूचना दिख रही है कि स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर्स और टॉपिक्स NCERT द्वारा हटा दिए गए हैं, यानी वर्ष 2024 में उस टॉपिक से या उस चैप्टर से कोई भी प्रश्न नहीं आने हैं। फिर भी हम आपको इन सभी प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे। तो लेते हैं सबसे पहला प्रश्न, और प्रश्न है 731 डिवाइड करना है 625 से। कहा है इसका दशमलव प्रसार में कुल कितने अंक होंगे। तो इसको दशमलव प्रसार में करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, हर का गुणनखंड करना होता है। तो ये होगा 5 का कुल गुणा है, ये 4 बार आएगा 5, और ऊपर आपको वैसे ही रखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे जितनी बार 5 है उतनी बार 2 होना चाहिए। तो 5 है यहाँ पे 4 बार, तो 2 भी होना चाहिए 4 बार। तो उसी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 731, और इसको लिख सकते हैं 16, और नीचे वाला हो जाएगा 10, और यहाँ इसके ऊपर 4 की घात बनेगी बराबर 16 का इसमें गुणा करेंगे। 1 में तो 16 आएगा, 16 का 3 में 48 और 1 49, 16 का 7 में 112 और 4 मिलाएंगे तो हो जाएगा 116, यानी टोटल गुणनफल इतना होगा। और नीचे रहेगा 10 के ऊपर 4 की घात, यानी इधर से 4 अंक पीछे लेना, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 1.1696, यानी इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो दशमलव के आगे ये 4 अंक और जाएगा। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में है 4, यानी इसके दशमलव प्रसार में कुल 4 अंक होंगे। तो ये हो गया इसका पहले वाले का हल। अभी दूसरा दिया हुआ है, बिंदु XY और ऋण x कामा ऋण y के बीच की दूरी बतानी है। ये है दूसरा प्रश्न। एक पॉइंट है x कामा y और एक पॉइंट है ऋण x कामा ऋण y, इनके बीच की दूरी निकालनी। तो दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है दोनों के x और y के डिफरेंस का स्क्वायर करना है। तो x में से x को घटाना है तो हो जाएगा x प्लस x इसका स्क्वायर, और y वाले में से y घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा प्लस, क्योंकि आगे का साइन माइनस में है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 नहीं x मिला के 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये 4y स्क्वायर। या फिर इसको आगे अगर देखा जाए तो दोनों में से 4 कामन, उसको बाहर लेंगे तो वर्गमूल में 2 आएगा, अंदर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अभी अपने ऑप्शन में देखते हैं है कहाँ। आप यहाँ भी देख सकते हो, जो तीसरा ऑप्शन है ये वाला सही रहेगा, मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 2√x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगी। और उसके जस्ट बाद में आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी होती है वो 2 होता है, तो यही इसका ऑप्शन भी रहेगा। चौथे वाले पर भी आपको स्टार दिख रहा है। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा, यानी q कोई ऐसा है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो इनमें से कौन हमेशा धनात्मक होगा। ये वाला भी हमेशा धनात्मक होगा, लेकिन ये धनात्मक विषम की बात हो रही है, इसमें धनात्मक में सम की बात हो रही है। तो ये केवल एक ऑप्शन बचता है, क्योंकि यहाँ माइनस है
तो अगर हम सबसे छोटा यहाँ पे पूर्णांक ले लेंगे तो फिर एक घट के पीछे चला जाएगा, तो ये बी वाला आपका ऑप्शन सही, यानी हर एक धनात्मक पूर्णांक q+1 के रूप का होगा। अगर इसमें कहा तो सवाल ऐसा हो जाता कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक कैसा होगा या विषम, तो आपका या तो सी या तो डी में से कोई एक सही रहता। और फिलहाल इस टाइप के जो प्रश्न हैं वो इस वर्ष के परीक्षा में नहीं आएंगे। उसके बाद यहाँ पे है 5वां प्रश्न, साइन a प्लस बी की वैल्यू √3/2 और कास a माइनस बी की वैल्यू √3/2, दोनों की वैल्यू एक जैसी है, तो a और b का मान बताना है। इसमें a वाला भी ऑप्शन सही है और b वाला भी सही, दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हम आपको लगा के भी दिखाते हैं कि इसमें दोनों ऑप्शन क्यों सही हैं। ये 5वां प्रश्न लेते हैं। 5वां है साइन a प्लस बी, इसकी वैल्यू है √3/2। तो यहाँ पे √3/2 ये साइन में कितने की वैल्यू है, यह है साइन में 60 डिग्री की वैल्यू। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा a प्लस बी इक्वल में 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर है 1। और एक दूसरा है cos a माइनस बी, इसकी भी वैल्यू है √3/2। ये है cos में 30 डिग्री की वैल्यू, तो यहाँ से आएगा a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो यानी दोनों को जोड़ दो तो आपको मिलेगा कि 2a इक्वल आएगा 90 डिग्री, यहाँ से a इक्वल आएगा 45 डिग्री 45, और जब a का मान आप 45 रखोगे तो b का मान आएगा 15, यानी a और b के मान क्रमशः यहाँ पे कहा है। तो आपने जो सॉल्व किया है उसके हिसाब से a का मान 45 आया और b का मान 15 आया, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर a है वो करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो भी करेक्ट है। हम आपको लॉजिक के साथ समझाते हैं। इसमें कहा है a का मान 15 लेना है और b का मान लेना है 45, तब भी आपका ये जो है ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। अगर आप दूसरा वाला रखते हैं तब भी। कैसे सही है आप देखिए, साइन a की जगह पे 15 लेना है और b की जगह पे 45, तो ये आएगा साइन 60, और साइन 60 का मतलब हो जाएगा करड़ी में 3/2, यानी आपका एक तो आ गया इसके हिसाब से। अब इसको कास में रख के देखते हैं कितना आता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा कास a की जगह पे 15 और b की जगह पे 45, घटाएंगे आएगा ऋण 30, और कास की वैल्यू अगर माइनस में है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में ली जाती है। कास नेगेटिव थीटा इक्वल कॉस थीटा, यानी ये कास 30 के बराबर है और कास 30 की वैल्यू होगी करड़ी में 3/2। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हैं और ये दोनों लीगल आंसर हैं, यानी इसमें कोई भी किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। फिर भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन नंबर ए पर निशान लगाना है, ये वाला, जबकि सही ये दूसरा भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये वाला सही है आपके सिलेबस के आधार पर, 5वीं का पहला। उसके बाद है अगला प्रश्न 6वां। यहाँ पे प्रश्न आप देखिए, 1 - 10² 30 अपान 1 + 10² 30। 1 - 10² 30 अपान है 1 + 10² 30। 1 - 10² बाई 1 + 10², अगर एंगल इक्वल हो तो इसलिए सूत्र होता है cos 2 × थीटा, यानी जो एंगल दिया यानी 2 × 30, तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और ये 1/2 है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6वें के ऑप्शन बी में है 1/2। या फिर आप क्या करो, tan 30 की वैल्यू 1/√3 रख दो और सॉल्व कर दो, तब भी इतना ही आएगा। तो ये इसका सही है। उसके बाद आता है 7वां समीकरण, x² - 4x + k = 0 का एक मूल 6 है तो k का मान होगा। ये
सातवां सवाल थोड़ा आगे कर रहे हैं इसको। सातवां, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल 0। इसका एक मूल 6 है, यानी x का मान 6 है। तो इसी x का मान इसमें 6 रख दोगे तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर 4 गुणे 6 धन के बराबर 0। 6 का वर्ग 36 और 4 का गुणा 6 में 24, और 36 में से 24 घटाएंगे तो आएगा 12 धन के बराबर 0, या यहाँ से आपको के की वैल्यू मिलेगी -12, जो कि है इसका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रश्न का जवाब 7वें के पहले में है -12। ऐसे ही 8वां प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, संख्याएं क्रमशः हैं। यह है 8वां सवाल। सवाल में है दोनों का योगफल 24, यानी x प्लस वाई मान लेते हैं 24 है, और एक संख्या दूसरी की 2 गुनी। एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी, यानी x की जगह पे 2y रखना है। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। तो x की जगह पे जब 2y रखेंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस वाई इक्वल में 24, यानी 3y की वैल्यू आएगी 24, तो y की वैल्यू आएगी 8। y की वैल्यू अगर 8 है तो x की वैल्यू आएगी 16। तो इनके दो जो क्रमशः मान होंगे वो होंगे 8, 16। सॉरी, पहले x हमने माना है तो पहले 16 लिखेंगे, फिर 8, और ऑप्शन में देखते हैं 16, 8 है कि नहीं। ये पहला वाला ऑप्शन है, 8वें का पहला, यानी उत्तर में आएगा 16, 8। और उसके बाद है 9वां प्रश्न, जो कि ये भी टॉपिक से गायब हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार बना है। 10वें में भी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है 81 और 121 का इनकी भुजाओं में अनुपात। तो भुजाओं में अनुपात होता है क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल। तो 81 का वर्गमूल होगा 9 और 121 का 11, यानी 9:11 का होगा, और इसका भी पहला वाला आंसर सही है। उसके बाद 10वां दिया, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया है। लंब की माप होगी, कितना होगा लंब की लंबाई। यहाँ पे हम बना देते हैं। तो 9वां तो आप उस हिसाब से समझ गए। 10वां, कहा एक समबाहु त्रिभुज है, इसके शीर्ष से इसके आधार पर लंब डाला गया, इस लंब की लंबाई बताओ। कैसे निकालोगे? मान लेते हैं कि पूरा ये है ए, इसकी भुजा मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा a/2 a/2, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का लंब बीच में से इसको बांट देता है। तो यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा 60 अंश। आप यहाँ पे लगा दो, चाहे tan लगा दो या फिर साइन में लगा दो, जो मर्जी। हम यहाँ tan लगा देते हैं, लिखेंगे tan 60 अंश बराबर लंब को h मान लेते हैं, तो हो जाएगा h/a/2। tan 60 का मान करड़ी में 3 बराबर हो जाएगा h/a/2। a/2 से भाग, इधर a/2 से गुणा हो जाएगा, यानी करड़ी 3/2a मात्रक इसका होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करड़ी 3/2a इसका मात्रक, यानी लगातार आप देख रहे हो इसमें 7वां, 8वां, 9वां, 10वां यहाँ तक के ऑप्शन में पहला वाला ही करेक्ट है। तो आपको इस हिसाब से प्रश्नों को लगाना है। यहाँ पे आप उसका सलूशन देख सकते हैं, फिर हम आगे के प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न आप देखिए 11वां प्रश्न है, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। 11वां सवाल है अर्ध ठोस गोला। अर्ध ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है इसका, पूरे गोले का होता है 4πr², तो इसका हो जाएगा 2πr², प्लस में उसके ऊपर एक सर्कल बन जाएगा ये ऐसे। तो इस सर्कल का भी हमें एरिया लेना होगा। तो उस सर्कल का एरिया कितना होगा πr², यानी पूरा मिला के होगा 3πr², ये हो जाएगा। तो इसमें दिया है व्यास उसका है 1/2, तो त्रिज्या होगी 1/4, तो इसी में रख देना है 3π 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का वर्ग 1/16 हो जाएगा,
3 इंटू 1/16 यानी हो जाएगा 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हैं दूसरा वाला 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका ऑप्शन सही है। उसके बाद है 12वां, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पे 60 अंश का कोण अंतरित करता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये भी आसान ही है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा का मान है 60 अंश, नीचे रहेगा 360 इंटू पाई, और इसमें त्रिज्या दिया हुआ है 6, तो 6 का हो जाएगा वर्ग। 60 से 360 में भाग करेंगे तो आएगा 1/6 पाई, 6 का वर्ग 36, 6 से 36 कट जाएगा तो आएगा ये 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में है या नहीं आप देखिए, ये तीसरा ऑप्शन 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद 13वां प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रमशः 7.5 और 4.5 सेंटीमीटर है, लंब भुजा की माप होगी। इसमें एक समकोण त्रिभुज इन्होंने दिया है जिसमें कर्ण की वैल्यू रखी है 7.5 और इसकी वैल्यू रखी है 4.5। तो इन्होंने कहा है कि इसका मान क्या होगा, लंब का माप बताना। कैसे निकालेंगे, इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा देंगे, जो आएगा वो उत्तर आएगा। लंब की वैल्यू होगी अंडर रूट में कर्ण की लंबाई का वर्ग, और यहाँ पे ये रहेगा आधार की लंबाई का वर्ग। इसको लिख सकते हैं 75/10 का वर्ग, और इसको लिख सकते हैं 45/10 का वर्ग। इसको 5 से काट देंगे पहले चाहे तो ये हो जाएगा 9/2, और इसको काटेंगे तो आएगा 15/2, तो ये हो जाएगा 15/2 और ये हो जाएगा 9/2। 15 का वर्ग हो जाएगा 225/4 और ये 81/4। घटाएंगे इसको, आएगा 4, 2 और यहाँ बचेगा 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ बचा 1 और नीचे 4। 144 का वर्गमूल 12 और 4 का वर्गमूल 2। घटाने पे कितना आएगा, 5 में से जाएगा 4, 12 में से 8 जाएगा 4 और यहाँ 2 बचा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12 का वर्ग, ये 144 का वर्गमूल 12, 4 का वर्गमूल 2 यानी आएगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखते हैं कहाँ गए ये, 13वां ऑप्शन में है 6 सेंटीमीटर, तो यही वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद है ये 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB की माध्यिका CD है, तो CD स्क्वायर का मान होगा। पहले त्रिभुज बना देते हैं, और ये त्रिभुज है समबाहु ABC। इसमें कहा है कि AB की माध्यिका है CD। वैसे चित्र थोड़ा सही बना नहीं है। AB की माध्यिका है CD, तो CD स्क्वायर का मान होगा। AB के पदों में निकालना है, तो जो माध्यिका होती है वो लंबवत होती है समबाहु त्रिभुज में, तो ये है लंबवत। यहाँ पे थोड़ा चित्र ऊटपटांग बन गया है, यहाँ पे बना देते हैं। ABC, AB की माध्यिका CD, तो इसमें CD स्क्वायर निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ये ऊपर वाला ही प्रश्न है ये भी। तो सी डी स्क्वायर ये मान लेते हैं ये इस समकोण त्रिभुज का लंब है, तो उसका वर्ग क्या होगा, कर्ण का वर्ग माइनस आधार यानी ए डी का वर्ग। तो ये हो जाएगा ए बी का वर्ग माइनस ए डी की वैल्यू है ए बी का आधा, तो ए बी बाई 2 का वर्ग हो जाएगा। ये हो गया ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई 4। 4 का इधर गुणा करेंगे और उसमें 1 कम कर देंगे, तो हो जाएगा 3/4 ए बी स्क्वायर। ऑप्शन में देखिए कहाँ है, दूसरा वाला ऑप्शन 3/4 ए बी स्क्वायर, ये है इस प्रश्न का जवाब। और उसके बाद अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं 15वां। 12 व्यक्ति के भार का समांतर माध्य 45.6 है, इनके भारों का योगफल होगा। तो भारों का योगफल कैसे निकालेंगे, व्यक्तियों की संख्या में समांतर माध्य से गुणा कर देंगे। ये थोड़ा आगे किसका है, इसको 15वां समांतर माध्य दिया, तो पहले सूत्र लिख देते हैं। समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे भाग करना है पदों की संख्या। तो समांतर माध्य इसमें दिया था 45.6 किलोग्राम, और टोटल ये ऊपर वाला निकालना है, यानी पदों का योग ये गायब है और व्यक्तियों की संख्या दिया था 12। तो यहाँ पे पदों का योग यानी भारों का योग बराबर होगा 12 गुणे 45.6। 12 का गुणा 6 में 72, 12 पंचे 60 और 7 67, 12 का 4 में 12 चौक 48 और 6 54, ये हो जाएगा 547.2। ऑप्शन में देखिए आप कहाँ है, ये सी वाला ऑप्शन 547.2, ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। और उसके बाद है अगला 16वां प्रश्न। प्रश्न है 3, 4, 6 और यक्स का समांतर माध्य 5 है, तो यक्स का मान बताओ। यहाँ भी वही काम करेंगे, समांतर माध्य दिया 5 और पद हैं इसमें 3, 4, 6 और यक्स। तो समांतर माध्य का मतलब होता है पदों का योग बटे उनकी संख्या। तो कुल 4 लोग हैं, 4 से भाग हो गया, 4 पंचे 20, 3 4 7 7 6 13 धन यक्स। तो यहाँ से x का मान आएगा 7, 20 में से 13 घटाएंगे 7 आएगा। जवाब में आप देख सकते हैं सी वाला ऑप्शन इसका सही है। और उसके बाद दिखाते हैं आपको अगला प्रश्न 17वां। प्रश्न है द्विघात समीकरण x ऋण 1/x बराबर 1 का विभक्त कर बताओ। x ऋण 1/x बराबर 1 हल करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर ऋण 1 बराबर x, या एक्स स्क्वायर ऋण एक्स ऋण 1 बराबर 0। तो विविक्त कर जो होता है, विविक्त कर ये होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, जहाँ b का मतलब x के आगे जो लिखा तो वो लिखा -1 इसका गुणांक, -4a का मान 1, c का मान ऋण 1। तो हो जाएगा 1 ऋण 4, ऋण और ऋण का गुणा धन 4 और 4 1 5। ऑप्शन में आप देख सकते हैं डी वाला ऑप्शन इसका सही है, यानी विविक्तर इसका आएगा 5। और उसके बाद 18वां दिया है किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर ज़्यादा है, तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। इसमें से कौन सा समीकरण बनेगा। 18वां उसमें कहा लंबाई चौड़ाई से 1 ज़्यादा है, तो मान लेते हैं कि इसमें जो लंबाई है वो x है, तो चौड़ाई कितनी होगी x ऋण 1, क्योंकि लंबाई जो चौड़ाई से 1 ज़्यादा, चाहे चौड़ाई x मान लो लंबाई x धन 1 मान लो, जवाब वही आएगा। तो इसमें क्षेत्रफल का 30, क्षेत्रफल दिया है 30। क्षेत्रफल कैसे आता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके। तो ये होगा एक्स स्क्वायर ऋण x बराबर 30, ये हो जाएगा x स्क्वायर ऋण x ऋण 30 बराबर 0। यहाँ आप ऑप्शन में देखिए डी वाला ऑप्शन सही है, जहाँ x उसकी लंबाई होगी। ऐसा भी आप लिख सकते हो
या फिर आप मान लो चौड़ाई को x तो लंबाई को x+1 मान सकते हो। तो जवाब में आएगा x² + x - 30। x² + x - 30 भी इसका जवाब हो सकता है। दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस आधार पर प्रश्न लगा रहे हो। तो इसका दोनों ऑप्शन सही है, सी। और अगला प्रश्न 19वां, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य माध्यक दिया हुआ है, बहुलक निकालना है। ये है 19वां सवाल। इसमें माध्य दिया है 26.1 और माध्यक दिया है 25.8। निकालना है बहुलक, ये बताना। तो बहुलक का सूत्र होता है 3 × माध्यक ऋण 2 × माध्य, ये होता है सूत्र। याद करने का तरीका भी हमने आपको बताया, एक बार फिर बता देते हैं। यहाँ पे आप देखो 3 अक्षर सही सलामत है, माँ, या और का, तो इसमें 3 से गुणा। इसमें 2 अक्षर सही सलामत है तो इसमें 2 से गुणा। और जो हमें जवाब लेके आना उसके आगे यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, तो इन दोनों को घटाना पड़ेगा 3 में से 2, तब यहाँ कुछ नहीं आएगा। तो इस हिसाब से आप चाहे तो इसको याद रख सकते हो। बराबर हो जाएगा 3 माध्यक की जगह पे 25.8 ऋण 2 × माध्य की जगह पे 26.1। 3 का 8 में गुणा करेंगे 24, 3 का 5 में 15 और 2 17 और 3 दूनी 6 7, ये हो गया 77.4। यहाँ 2 से ये हो जाएगा 52.2। घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, 7 में से 2 जाएगा 5 और 7 में से 5 जाएगा 2, 25.2। ऑप्शन में देखिए आप, सी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद इसमें कहा है 20वां, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है वो या तो माध्य होता है, या तो माध्यक होता है, या फिर बहुलक होता है। तो इनमें आप देखिए बारंबारता ये भी नहीं है, संचयी बारंबारता, वर्ग अंतराल ये भी नहीं है, तो बहुलक, यानी इसका डी वाला ऑप्शन सही। जब भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है तो माध्य, माध्यक और बहुलक, यही तीनों में से कोई एक होता है। और वैसे तो हैं 3 के तीनों, लेकिन ऑप्शन में जो रहेगा उसी पे आपको निशान लगाना है। इस हिसाब से हमने सॉल्व किया है 5वां सेट 822 EA को, जिसमें हमने कुल 20 प्रश्नों को हल किए हैं। तो अब आगे के प्रश्न को हम लोग आगे के पार्ट में हल करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से